नमस्कार। जब हम अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये हमारी लाइफ का शायद सबसे बड़ा फैसला होता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या आप श्योर हैं कि जो कागज आपके पास हैं वो आपकी इस कमाई को सच में पूरी तरह से सेफ रखते हैं? आज हम लोग ना इसी सुरक्षा के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। चाहे आप एक घर के मालिक हों, खरीदार हों या इन्वेस्टर, ये गाइड आपके लिए है ताकि आप अपने लीगल राइट्स को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हो सकें। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट कर दी, चाबियां भी आपके हाथ में आ गईं, तो अब क्या वो प्रॉपर्टी लीगली आपकी हो गई? सोचिए, क्योंकि इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है प्रॉपर्टी की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी। एक तरफ है भ्रम और दूसरी तरफ है सच्चाई। देखिए, भ्रम क्या है? हम लोग ना अक्सर अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए या बस पोजेशन मिल जाने को ही सब कुछ मान लेते हैं, फाइनल ओनरशिप समझ बैठते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सिर्फ पैसे दे देना या चाबियां मिल जाना आपको कानूनी मालिक नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सच्चाई पर। असली लीगल पावर वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में है, वही कागज जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सरकारी मोहर के साथ दर्ज होता है। तो चलिए इसी सबसे बड़े भ्रम को दूर करने से शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि रजिस्ट्री के नाम पर हम अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं और लीगल ओनरशिप का असली मतलब सच में है क्या। तो रजिस्ट्री आखिर है क्या? एकदम सिंपल भाषा में यह हमारा कानून कहता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से 100 रुपए से ज्यादा की किसी भी अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक इंसान से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने का ये इकलौता, जी हां, एकमात्र कानूनी प्रोसेस है। और यहां सबसे जरूरी शब्द है एकमात्र। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ओके, अब इस वार्निंग पर प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां लोग यही करते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क केस सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज केस में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि कुछ कागजात आपको मालिकाना हक नहीं देते, जैसे जीपीए। ये सिर्फ आपकी जगह फैसले लेने का पावर है, प्रॉपर्टी का मालिक बनाने का नहीं। एग्रीमेंट टू सेल, ये सिर्फ एक वादा है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ये रजिस्ट्री नहीं है। और हां, अलॉटमेंट लेटर या पोजेशन लेटर यानी कब्जा मिल जाना भी लीगल ओनरशिप का फाइनल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये क्लियर हो गया कि क्या चीज रजिस्ट्री नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई असली लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और हमें कब किसका इस्तेमाल करना है। आइए प्रॉपर्टी से जुड़े 8 मेन रजिस्टर्ड डीड्स और उनके काम को ठीक से समझते हैं। इस स्क्रीन पर आप रजिस्ट्री के 8 मुख्य प्रकार देख सकते हैं। ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग कानूनी जरूरतों को पूरा करने वाले टूल्स हैं। कुछ आपको पूरा मालिकाना हक देते हैं, कुछ परिवार के अंदर प्रॉपर्टी बांटने के काम आते हैं और कुछ सिर्फ लिमिटेड राइट्स देते हैं। चलिए इनमें से सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो पूरा मालिकाना हक देते हैं। एक है सेल डीड यानी विक्रय पत्र। इसका मतलब सीधा है, पैसों के लेन देन के बदले प्रॉपर्टी का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर करना। ये सबसे मजबूत अधिकार देता है और इसका इस्तेमाल मार्केट में नॉर्मल खरीद बिक्री के लिए होता है। दूसरा है गिफ्ट डीड यानी दान पत्र। इसमें बिना किसी पैसे के सिर्फ प्यार और स्नेह में प्रॉपर्टी किसी को दी जाती है। इसमें भी पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। ये अक्सर परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी देने के लिए इस्तेमाल होता है और कई राज्यों में तो इसमें स्टैंप ड्यूटी पर भारी छूट भी मिलती है। अब समझते हैं फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को। पहला है रिलिंक्विशमेंट डीड यानी हक त्याग। जब कोई को ओनर अपना हिस्सा दूसरे को ओनर के नाम छोड़ देता है, तब ये डीड बनती है। जैसे पिता की मृत्यु के बाद बहन अपना हिस्सा भाई के नाम हक त्याग कर देती है। दूसरा है पार्टीशन डीड यानी बंटवारा पत्र। इसके जरिए एक जॉइंट प्रॉपर्टी को लीगली अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिससे हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का इंडिपेंडेंट मालिक बन जाता है। खेती की जमीन या पुश्तैनी मकान के बंटवारे में इस पर बहुत कम स्टैंप ड्यूटी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टी के इस्तेमाल, लोन और रिप्रेजेंटेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की। लीज डीड यानी पट्टा 11 महीने से ज्यादा के किराए या कमर्शियल यूज के लिए जरूरी है, लेकिन याद रखिए ये मालिकाना हक नहीं देता। मॉर्गेज डीड यानी बंधक पत्र, ये तब बनता है जब बैंक से लोन लेते समय प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है। और रजिस्टर्ड जीपीए ये किसी और को आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेने का लीगल अधिकार देता है, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं, ये मालिकाना हक बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करता। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, सेल डीड और कन्वेंस डीड में क्या फर्क है? चलिए इस टेबल से समझते हैं।
देखिए, सेल डीड में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ पैसों के बदले होता है, जबकि कन्वेंस डीड एक बड़ा टर्म है। इसमें किसी भी तरह का ट्रांसफर शामिल हो सकता है, जैसे सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज। आसान शब्दों में कहें तो सारी सेल डीड्स कन्वेंस डीड्स होती हैं, लेकिन सारी कन्वेंस डीड्स सेल डीड्स नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, रमेश ने सुरेश को फ्लैट बेचा, ये एक सेल डीड है। वहीं बिल्डर का पूरी सोसाइटी के नाम जमीन ट्रांसफर करना एक कन्वेंस डीड कहलाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मालिकाना हक का पिरामिड। सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर ताकत नहीं रखते। चलिए देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट इस पिरामिड में कहां खड़ा है। आइए इस पिरामिड को नीचे से ऊपर समझते हैं। लेवल 1 जो सबसे ज्यादा रिस्की है, नोटरी किया हुआ अग्रीमेंट। ये कोर्ट में सबसे कमजोर सबूत माना जाता है। अब आते हैं लेवल 2 पर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। ये बेहतर है, ये प्रॉपर्टी खरीदने का आपका लीगल इंटेंशन दिखाता है, लेकिन ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई है। लेवल 3 रजिस्टर्ड सेल डीड। यहां से लीगली टाइटल आपके नाम ट्रांसफर हो जाता है, आप मालिक बन जाते हैं। और सबसे ऊपर लेवल 4 यानी एब्सोल्यूट सेफ्टी, रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। इसका मतलब है कि सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों ने आपको असली मालिक मान लिया है। यह सुरक्षा का सबसे ऊंचा लेवल है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि पिरामिड के टॉप पर पहुंचकर वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो कहानी में एक और ट्विस्ट है। सिर्फ रजिस्टर्ड डीड होना ही काफी क्यों नहीं हो सकता? रजिस्ट्री के बाद भी कुछ छुपे हुए खतरे हो सकते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है दाखिल खारिज या म्यूटेशन की। ये है क्या? ये सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जैसे नगर निगम या तहसील में पुराने मालिक का नाम हटाने यानी खारिज और नया नाम दर्ज करने यानी दाखिल का प्रोसेस है। इसे आप एक रिले रेस की तरह सोचिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस मालिकाना हक का बैटन नगर निगम या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पास करता है। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम आता है, तभी सरकार की नजर में आप एक टैक्स पेयर बनते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली और पानी का बिल सब तभी आपके नाम पर आते हैं। और सबसे जरूरी बात, म्यूटेशन के बिना भविष्य में उस प्रॉपर्टी को आगे बेचना लगभग नामुमकिन है। इसके बिना आपकी रजिस्ट्री अधूरी है। और पता है, हाल ही में 2025 के एक ताजा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने इस बात पर और भी जोर दिया है। महनूर फातिमा इमरान केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं है। कब्जा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी खसरा खतौनी और पिछले रजिस्ट्रियों की पूरी चेन, ये सब भी साबित करना होगा। और इस जजमेंट ने ना सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सरकार का जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी की जांच करता है, जमीन के असली मालिक यानी टाइटल की नहीं। और इससे 3 बड़े खतरे पैदा होते हैं। पहला, डबल रजिस्ट्री, जहां एक ही जमीन धोखे से कई लोगों को बेच दी जाती है। दूसरा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। और तीसरा, जमीन के इस्तेमाल का उल्लंघन, जैसे खेती की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बना देना। तो सवाल ये है कि इन सभी खतरों से खुद को कैसे बचाया जाए। इसके लिए एक डिफेंस ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये है वो 5 स्टेप डिफेंस चेकलिस्ट। पहला कदम, लिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करें, यानी पिछली सभी रजिस्ट्रियों की पूरी चेन। दूसरा कदम, ऑनलाइन खतौनी या खसरा चेक करें ताकि असली मालिक का नाम पता चले। तीसरा, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं ताकि पता चले कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कोई केस तो नहीं चल रहा है। चौथा, टीएनसीपी या रेरा अप्रूवल कंफर्म करें ताकि पता चले कि कॉलोनी वैध है। और पांचवां, खरीदने से पहले एक लोकल अखबार में पब्लिक नोटिस जरूर दें। तो हमने अब तक जो कुछ भी समझा, चलिए उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए 3 फाइनल रूल्स में समेटते हैं। आज के विश्लेषण के 3 मेन टेकअवेज हैं। पहला, कागज ही आपका कवच है। रजिस्ट्री सिर्फ एक सरकारी रसीद नहीं, बल्कि आपके अधिकारों का सबसे मजबूत लीगल आर्मर है। दूसरा, भरोसा करें, लेकिन हर चीज को वेरीफाई जरूर करें। लिंक डॉक्यूमेंट्स, खतौनी और ईसी की जांच करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और तीसरा, सर्कल को पूरा करें, रजिस्ट्री के फौरन बाद म्यूटेशन कराएं। इसके बिना मालिकाना हक हमेशा अधूरा रहेगा। और अब सबसे जरूरी एक्सपर्ट रूल, किसी भी प्रॉपर्टी में लाखों या करोड़ों रुपए लगाने से पहले कुछ हजार रुपए खर्च करके एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी लॉयर से टाइटल सर्च जरूर करवाएं। यह आपकी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी कदम है। तो इस सब जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी की कानूनी मजबूती जांचने के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए।
इस सवाल पर सोचना ही आपकी सुरक्षा की ओर पहला कदम है।